सब्सक्राइब कीजिए एसएम एजुकेशन को एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं एमएसटी 5 के प्रश्न 10 प्रश्न है काव्य प्रयोजन के संबंध में हिंदी के कवियों तथा आलोचकों के मतों पर प्रकाश डालिए। मैं सुलता महाराणा इस प्रश्नोत्तर को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी साहित्य के आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 को वीरगाथा काल और चारण काल भी कहा जाता है। चारण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल के कवि चारण और भाट थे, राज्याश्रित कवि थे और उनकी काव्य रचना का प्रयोजन अपने आश्रयदाता राजाओं, सामंतों को प्रश्न करने के लिए उनका प्रस्तुत गान करना था। उस समय जो कवि थे वे सब राजाओं के आश्रयदाता थे, यानी राजाओं के महल में वो राजकवि के रूप में रहते थे। तो राजाओं को खुश करने के लिए, सामंतों को खुश करने के लिए वे उनकी प्रशंसा गान करते थे। उनके शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल का झूठा सच्चा वर्णन करके या उनके ऐश्वर्य का बखान करके उन्हें प्रसन्न रखना था। तो वे क्या करते थे? राजाओं को खुश करने के लिए वे उनके पराक्रम, युद्ध कौशल को झूठा सच्चा वर्णन करके उन्हें खुश करते थे। अतः इस काल में काव्य प्रयोजन था यश और धन प्राप्त करना। मम्मट द्वारा दी गई काव्य प्रयोजन की सूची के 6 काव्य प्रयोजनों के पहले 2 काव्य यश से अर्थकृते ही इस काल के कवियों के काव्य प्रयोजन थे। भक्ति काल और भक्ति शास्त्र पर आधारित भक्ति रस का एक ही मंत्र है, प्रेमा पुमर्थो महान। प्रेमा पुमर्थो महान। भक्ति भाव इस काल में संपूर्ण काव्य का मुख्य विषय है और प्रयोजन है भक्ति भावना का प्रसार और प्रसार। उस युग में, काल में भक्ति भावना जो था उसका प्रचार प्रसार बहुत ही श्रेष्ठ था। पाठकों को सांसारिकता से विलग कर भगवान की भक्ति में अनुरक्त करना था भक्ति काल का उद्देश्य। तुलसीदास ने उसी काव्य को उत्तम माना है जो सबका हित कल्याण करे, कीर्ति भनिति भूति भल सोई, यानी सबका उत्थान करे, सुर सरी सम सब कर हित होई। उनके रामचरित मानस के पात्रों का आदर्श चरित्र ही नहीं, जगह जगह कही गई उक्तियां भी पाठक को सन्मार्ग पर चलने और राम की भक्ति करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भक्ति काल के कबीर आदि संत कवि एक और निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं तथा दूसरी ओर सामाजिक धार्मिक विकृतियों का विरोध करते हैं। समाज और धर्म के क्षेत्र में व्याप्त बाह्य आडंबर, ढोंग, गली सड़ी मान्यताओं का विरोध करके पंडितों मुल्लाओं से टकराकर जनता को जागृत करने का प्रयास करते हैं। अतः इन कवियों के
काव्य का प्रयोजन जन जागरण है। इस प्रकार भक्ति काव्य का प्रयोजन लोक मंगल कहा जा सकता है। गोस्वामी, नील गोस्वामी आदि के भक्ति शास्त्रीय ग्रंथों भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि के आधार पर भी लोक मंगल को ही काव्य का प्रयोजन माना जा सकता है। रीतिकाल के कवि और रीतिशास्त्र के प्रणेता राज्याश्रित थे। जो रीतिकाल के जो कवि थे और रीतिशास्त्र जो थे वो भी राजाश्रित थे। राजा के द्वारा आश्रित थे। राजाओं का आश्रय प्राप्त किए थे। दरबारी सामंत थे। रीतिकाल का काव्य श्रृंगार रस का काव्य है, अतः उसे श्रृंगार काल भी कहा गया है। रीतिकाल का काव्य श्रृंगार रस का काव्य है। रीतिकाल में जो काव्य था उसमें श्रृंगार रस था भरपूर, इसीलिए उसे श्रृंगार काल भी कहा गया है। इनकी मान्यता बिहारी के इस दोहे में समाविष्ट है। तंत्री नाद कवित्व रस सरस राग रति रंग अनडूबे डूबे तरेजो डूबे सब अंग। इनका भक्ति काव्य भी राधा कन्हाई सिमरन को बहानो है। ये तीर्थ यात्रा से अधिक नारी के तन के रूप लावण्य को अधिक महत्व देते हैं। ये हमने जाने श्रृंगारस। तजे तीर्थ हरि राधिका तन दूती भर अनुराग। इस प्रकार रीति काल में काव्य का प्रयोजन या तो धन प्राप्त करना था, बिहारी को एक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी, या पाठकों को व्यवहार कुशल बनाना था, रहीम गिरधर आदि का नीति काव्य, या पाठकों को श्रृंगार रस की पिचकारियाँ छोड़कर उन्हें रसिक्त करना था, या फिर काव्य कला से चमत्कृत करना था। इसीलिए रीतिकाल को कलाकाल भी कहा गया है। तो रीतिकाल में देखो वीर गाथा काल आ गया आपका, हाँ भक्ति काल भी आ गया। रीतिकाल में जो रस है श्रृंगार रस भी आ गया, और अभी आप कलाकाल भी इसे कहा गया। रीतिकाल के बाद भारतेंद्र युग तथा द्विवेदी युग आता है। इन्हें नवजागरण काल और पुनर्जागरण काल कहा गया है। तो रीतिकाल के बाद भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग आता है, तो इसे नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल कहा गया है। भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के सदस्य कवि एवं गद्य लेखक सभी ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी नीति, शोषण तथा नीतियों से परिचित थे। वे इन नीतियों के कारण जनता के कष्टों और क्लेशों से दुखी थे, क्षुब्ध थे। अतः उन्होंने अपनी रचनाओं से इन जन विरोधी नीतियों और कार्यों का विरोध किया। पे धन विदेश चली, जात यह अति ख्वारी। गांधी जी की तरह उन्होंने देशवासियों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेश में बनी वस्तुओं का व्यवहार करने का आग्रह किया। इस युग का संपूर्ण साहित्य, काव्य, नाटक की चेतना से अभिमंडित है। उसमें साम्राज्यवादी शोषण का विरोध है, आपसी गृह कलह और फूट को समाप्त करने का आह्वान है, धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का विरोध है, सुधार करने का आग्रह है, देशवासियों की दिनहीन स्थिति पर अश्रुपात है, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना है, दबे स्वरों में विद्रोह विरोध की भावना है। द्विवेदी युग में भी उपदेश, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, समाज सुधार की भावना ही काव्य का मुख्य स्वर रही है। द्विवेदी जी जानते थे कि साहित्य की शक्ति तोप, तलवार और बम के गोलों की शक्ति से भी अधिक होती है। अतः उन्होंने लोक चेतना जगाने को ही काव्य प्रयोजन माना, साहित्य को लोक जागरण का सर्वाधिक समर्थ माध्यम कहा। मैथिली शरण गुप्त
वे अपना काव्य गुरु मानते थे, अतः उनके संपूर्ण काव्य को लोक मंगल की भावना है, लोकानुभूति है। गुप्त जी कवि कर्म के विषय में लिखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उनका भारत भारती राष्ट्र जागरण का काव्य है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। वह मानते हैं कि कविता का प्रयोजन लोकहित करना है, मानव मन को सद्भावों से भरना है, मृदु मधुर कोमल वाणी में पाठकों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। साथ ही उन्होंने रसमग्न करना है। उनका काव्य प्रयोजन यश और धन प्राप्त करना नहीं। कांता समित ते उपदेश यूजे और सद्य पर निवृत्य है। संसार यह है कि आधुनिक काल के प्रथम 2 चरणों के विद्वान काव्य का प्रयोजन लोक मंगल मानते हैं। साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल भावना बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कलावाद, रूपवाद और अस्वीकार करते हुए लोक मंगल को साहित्य का प्रयोजन माना है। उनके निबंधों कविता क्या है, लोक मंगल की साधना अवस्था आदि में उनका काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टिकोण स्पष्ट है। वह व्यक्ति वैचित्र्यवाद का विरोध करके लोक चेतना के परिष्कार तथा लोक मंगल की भावना को ही कवि का दायित्व मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रविंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क थे और रविंद्र के मानवतावादी दृष्टिकोण का उन पर प्रभाव पड़ा था, अतः वह साहित्य का प्रयोजन लोक चिंता घोषित करते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य का प्रधान लक्ष्य मानव कल्याण, व्यक्ति के रूपों में भी तथा समाज के रूप में भी। व्यष्टि और समष्टि का हित ही कवि की प्रथम और प्रधान चिंता होनी चाहिए। छायावादी कवि आत्म अभिव्यक्ति और जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। जयशंकर प्रसाद कविता को श्रेयमयी पेय ज्ञानधारा कहते हैं। उनके महाकाव्य कामयनी की मूल भावना तो लोक मंगल ही है। उनके द्वारा उन्होंने समरसता पर बल दिया है। इच्छा, ज्ञान, कर्म के समन्वय की जड़ और चेतन में सामंजस्य की बात कही है और उसी में अखंड आनंद माना है। समरस थे जड़ और चेतन, आनंद अखंड घना था। परंतु उनकी अन्य काव्य रचनाओं लहर, आंसू आदि में अपनी व्यक्तित्व पीड़ा को ही कलात्मक शैली में वाणी दी है। निराला में शैली अपनाते हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह स्नेह निर्जर बह गया है, रेसा तन रह गया है। महादेवी मानती है कि गीत निजी सुख दुख का ही अभिव्यक्ति है, पर उनका गद्य साहित्य अपेक्षितों पीड़ितों का व्यथा कथा कहता है। उनके प्रति करुणा भाव जागता है। पंत जी पल्लव की भूमिका में मुक्त जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। हिंदी का प्रगतिवाद काव्य मार्क्सवादी चिंतन और मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है। वह कवि को समाज का मार्गदर्शक मानता है। अज्ञान के अहंकार को दूर करने वाली मशाल कहता है। उत्पीड़न शोषण का विरोध करता है। प्रगतिवाद लेखक इन अमानवीय वृत्ति के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए जनता को जागृत करना, शोषण का विरोध करना, विद्रोह करने की प्रेरणा देना ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध साहित्य को जनता के लिए जन जागरण का अस्त्र मानते हैं। उनकी दृष्टि के केंद्र में व्यक्ति नहीं समाज है, व्यष्टि नहीं समष्टि है। वे कला के सिद्धांत का खंडन करते हुए कला में उपयोगितावाद और यथार्थ को प्रतिष्ठित करते हैं। इन विचारकों का भी अभिष्ट लोक मंगल है।
पर उसके लिए क्रांति, विद्रोह, हिंसा मार्ग अपनाने का परामर्श देते हैं। और नई कविता के मूर्धन्य कवि अज्ञेय से लेकर निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि तक व्यक्ति स्वतंत्रता और लघु मानव सिद्धांत से आस्था रखते हैं। कविता को भाषिक संरचना मानते हुए काव्य और शिल्प के सामंजस्य पर बल देते हैं। कंटेंट एंड एक्सप्रेशंस आर द कंटरमिनस में विश्वास करते हैं। इन कवियों की दृष्टि में साहित्य का प्रयोजन है मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास, मानव की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखना, वर्तमान समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों का पर्दाफाश करके मानव जीवन को सुखी बनाना। सारांश यह है कि हिंदी विद्वान ने भक्ति काल के कवियों से लेकर नई कविता के पूर्वधाओं तक लोक मंगल और मानववादता को साहित्य का प्रयोजन माना है। तो हमने ये देखा, बहुत ही सरल उत्तर है इसका। और प्रश्न में है काव्य प्रयोजन के संबंध में हिंदी के कवियों तथा आलोचकों के मतों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर जितने सारे आलोचक आपने देखे सबके मत आसपास एक ही जैसा लगता है, जो कि लोकमंगल, जो कि लोकमंगल है और मानवतावाद को के प्रयोजन के लिए है। तो ये प्रश्न का उत्तर था। आप सब लोगों को ये प्रश्न का उत्तर अगर आपके काम में आता है, प्रयोग में आता है, तो आप इसे पढ़िए। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया जाता है, आप पॉज करके उस उत्तर को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन भी सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को उत्तर को पढ़िए और आपका ये उत्तर आपके फ़ायदे में आता है तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।